Good morning, my dear students and faculty members who are watching this channel and this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, working at Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of cell biology, I will deliver my talk on chromosome and its structure and main functions. प्रिय साथियों, आज सेल बायोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और इसके द्वारा संपादित फंक्शंस पे मैं आपसे संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक क्रोमोसोम. यहाँ पर क्रोमो मीन्स कलर, और सोमा मीन्स बॉडी, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली ऐसी रचनाएं जो रंगीन होती है. क्योंकि जब भी हम सेल की स्टडी करते हैं तो दो प्रकार के स्टेन काम में लेते हैं, जिसमें एक तो साइटोप्लाज्मिक स्टेन होता है, एक उसके अंदर न्यूक्लियर स्टेन होता है. तो साइटोप्लाज्मिक स्टेन है वो तो जनरली इयोसिन के रूप में होता है, हेमेटॉक्सिलिन के रूप में होता है, लेकिन न्यूक्लियर स्टेन है वो एस्टोकार्मिन के रूप में काम में लेते हैं, फुल्जन स्टेन को भी काम में लेते हैं. तो जब एक सेल को जब अभिरंजित करते हैं एस्टोकार्मिन से, तो उसमें केंद्र के अंदर धागे नुमा रचनाएं कलर बॉडीज दिखाई देती है, और ये धागा नुमा रचनाएं जो होती है ये क्रोमोसोम के नाम से जानी जाती है. हालांकि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन मेटाफेज स्टेज में होती है. यही क्रोमोसोम इंटरफेज स्टेज में क्रोमेटिन्स के रूप में पाए जाते हैं. तो इसकी स्ट्रक्चर से पहले कुछ इसका हिस्टोरिकल पार्ट है, कुछ इसकी जनरल पॉइंट है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. तो हिस्टोरिकल पार्ट में सबसे पहले नागेली नामक एक साइंटिस्ट थे. फर्स्ट ऑफ ऑल नागेली, और नागेली ने गुणसूत्रों को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था. First of all, chromosome was observed by Nageli, और प्लांट सेल के अंदर इन्होंने इनको प्रेक्षित किया था. इसके बाद में हॉफमिस्टर, इन्होंने ट्रेड्सकेंसिया नामक प्लांट्स की पोलन मदर सेल्स में गुणसूत्रों को देखा था. हॉफमिस्टर ऑब्जर्व्ड the chromosome in pollen mother cell of Tradescantia plant. क्रोमोसोम टर्म जो है ये वाल्डर ने प्रपोज किया था. द टर्म क्रोमोसोम वाज प्रपोज्ड बाय वाल्डेयर, और एक साइंटिस्ट इसमें और थे, सटन. सटन ने क्या है कि गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था. सटन प्रपोजेस द क्रोमोसोमल थ्योरी. क्रोमोसोमल थ्योरी, तो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो सटन ने प्रतिपादित किया था. अब इसका आकार और आकृति जो होती है, शेप एंड साइज, इसका आकार और आकृति ये वेरिएबल प्रकार की होती है. अलग अलग सेल्स में गुणसूत्रों की आकृति आकार अलग अलग होता है. एक ही सेल की अलग अलग डेवलपिंग स्टेज में, फिजियोलॉजिकल स्टेज में भी इसका आकार और आकृति है वो परिवर्तित होती रहती है. क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशंस भी होता है, और म्यूटेशन जब होता है तो दो गुणसूत्रों के बीच में सेगमेंट्स की अदला बदली भी होती है. तो कई बार मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, सब मेटासेंट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है. कई बार म्यूटेशन के दौरान बिना सेंट्रीवेयर के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. तो क्रोमोसोम की शेप और साइज है ये जनरली कांस्टेंट होती है, लेकिन कुछ केस में, सर्टेन केस में, 1% केसेस में इनकी शेप और साइज है ये वेरिएबल है. और इसके वेरिएबल का मेन जो कारण है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होता है, डैमेज होता है. संख्या की जो बात है, संख्या के बारे में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम
इन ए सेल, अब एनिमल किंगडम में देखें, प्लांट किंगडम में देखें तो क्रोमोसोम की संख्या की बेसिस पे कुछ सेल हैप्लॉइड होती है, अगुणित प्रकार की। जनरली गैमिट जो होते हैं, स्पर्म है जैसे ओम है, वो हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। इसके अलावा सोमेटिक सेल जो होती है वो डिप्लॉइड प्रकार की होती है। कई एनिमल्स पॉलीप्लॉइड प्रकार के भी होते हैं, तो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है। लेकिन इन क्रोमोसोम्स को दो मेन वैरायटी में जैसे डिवाइड किया जाता है। एक तो नंबर होता है सोमेटिक नंबर, तो जितने भी काई कोशिकाएं हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी इसको सोमेटिक नंबर के नाम से जाना जाएगा। इसको जाइगोटिक नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जाइगोटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसको डिप्लॉइड के नाम से भी जाना जाता है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरह जो कोशिकाएं हैप्लॉइड होती है उनके लिए गैमेटिक शब्द यूज में आता है, गैमेटिक नंबर, गैमेटिक नंबर या रिड्यूस्ड नंबर या हैप्लॉइड नंबर। तो जो सेल द्विगुणित होगी, डिप्लॉइड होगी, उनके लिए सोमेटिक नंबर यूज होगा। जो सेल हैप्लॉइड नेचर की होती है उनके लिए गैमेटिक शब्द यूज होता है। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन में सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी है, तो 46। ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में गैमेटिक नंबर ऑफ कितने हैं, 23। तो द्विगुणित कोशिकाएं जो होती है, डिप्लॉइड सेल जो होती है, उसमें क्रोमोसोम्स के दो सेट्स पाए जाते हैं और उनके लिए सोमेटिक नंबर, जाइगोटिक नंबर या डिप्लॉइड नंबर यूज होता है। जो सेल हैप्लॉइड होती है जैसे गैमिट्स हैं, उनके लिए गैमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और हैप्लॉइड क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ये एक जीनोम के रूप में भी जानी जाती है। इसलिए जितने भी गैमेट्स हैं, जैसे ह्यूमन में दो तरह के स्पर्म बनते हैं, 22+X टाइप, 22+Y टाइप। तो यहाँ पर 22+X ये मैटरनल जीनोम है, 22+Y ये पैटर्नल जीनोम है। और अपनी बॉडी में दो जीनोम है, एक जीनोम मदर से आता है, एक जीनोम फादर से आता है। अब इनकी संख्या, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे लाखों की संख्या एनिमल्स है, फाइलम आर्थ्रोपोडा देखो तो लाखों तरह के एनिमल्स हैं, और हर एनिमल्स में, हर प्लांट्स में, हर प्रोकैरियोट्स में इन क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट होती है। अब सारे एनिमल्स का मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे एस्केरिस ये एक तरह का नीमेटोड है, एस्केलिमिंथीस का एनिमल है। एस्केरिस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। इसी तरह ग्रास हॉपर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, 24। राना टिग्रिना में इसमें क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है। इसी तरह बंदरों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। इन मंकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 42। मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चिंपैंजी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो जनरली एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं यूजी लेवल पे। बाकी हर एनिमल्स में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग है। कई एनिमल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्रोमोसोम संख्या सिमिलर भी हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज 24 नंबर ग्रासहॉपर का है, तो पूरे एनिमल किंगडम में लाखों की संख्या एनिमल हैं और किसी एनिमल्स में भी क्रोमोसोम की संख्या 24 हो सकती है। तो आजकल जो क्लासिफिकेशन जो चल रहा है वो डीएनए बेस्ड चल रहा है,
क्योंकि टैक्सोनॉमी में साइटोटैक्सोनॉमी भी होती है, कैरियोटैक्सोनॉमी भी होती है, फिजियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी भी होती है, सोनोटैक्सोनॉमी भी होती है। तो आजकल जो वर्गीकरण जो चल रहा है वो डीएनए बेस्ड क्लासिफिकेशन है, सिबले और मॉनरॉय का। और किसी भी मान लीजिए कहीं भी कोई एनिमल डिस्कवर होता है तो उसका एनालिसिस करके आइडिया लग जाती है, एकदम एग्जैक्ट लिंक निकल जाता है कि हाँ इसकी ओरिजिन इस एंसेस्टर से हुई है या इस कंट्री से हुई है। तो ह्यूमन एवोल्यूशंस की जैसे स्टडी चल रही है और इस स्टडी में इस डीएनए बेस्ड फिलोजेनी का यूज होता है। तो ये कुछ जनरल एस्पेक्ट है इसमें। और अब इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर पे मैं फोकस करूँगा, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका केमिकल कंपोजिशन हालांकि न्यूक्लियस के चैप्टर में मैंने आपसे शेयर किया है, फिर भी एक बार मैं बहुत संक्षेप में उसको मैं रिपीट कर दूंगा, और इसके मेन फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अब गुणसूत्र की संरचना के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए क्रोमोसोम structures are pellicle है, फर्स्ट कंपोनेंट इज पेलिकल, सेकेंड कंपोनेंट इज मैट्रिक्स, थर्ड कंपोनेंट is chromonemator, fourth component is chromatid, fifth component is chromomere, sixth component is centromere or primary constriction, seventh component is secondary constriction, एंड लास्ट कंपोनेंट इज टीलोमियर। तो एक गुणसूत्र की रचना में मुख्य रूप से ये 8 घटक या 8 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनीमीटर, क्रोमेटिड, क्रोमोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और टीलोमियर। अब इन सभी का बेसिक मेकअप कैसे है, क्या इनका ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? गुणसूत्र के चारों ओर का सबसे जो बाहरी आवरण है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज पेलिकल। अब ये जो पेलिकल है ये नॉन जेनेटिक होता है, इसमें आनुवंशिक गुण नहीं है, जेनेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो केवल नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देती है। लेकिन क्रोमोसोम को यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो वहाँ पर पेलिकल जैसा कोई आवरण नहीं है, यानी क्रोमोसोम एक तरह से झिल्ली विहीन रचनाएं हैं। क्रोमोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। तो पेलिकल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन नॉर्मल माइक्रोस्कोप में यदि गुणसूत्रों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक क्रोमोसोम के बाहर कोई आवरण है, और ये आवरण पेलिकल के नाम से जाना जाता है, और ये नॉन जेनेटिक होता है। सेकेंड कंपोनेंट मैट्रिक्स। अब प्रत्येक क्रोमोसोम में जो होमोजेनस सब्सटेंस जो फिलअप है
ये सब्सटेंस मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी नॉन जेनेटिक होता है और इस मैट्रिक्स का मेन काम होता है कि गुणसूत्र में जो क्रोमोनीमा के फाइबर है, क्रोमोनीमेटा के जो फाइबर्स हैं, उनको अपनी प्रॉपर लोकेशंस में बनाए रखना। क्रोमोनीमेटा में जो कॉइलिंग होती है, पैरानेमिक कॉइलिंग, प्लिक्टोनेमिक कॉइलिंग, उन कॉइलिंग को बनाए रखना, मेंटेन रखना, ये इसका काम है। ये एक तरह का ग्राउंड सब्सटेंस है, एक तरह का होमोजेनस सब्सटेंस है, एक तरह का फिलिंग मटेरियल है। तो गुणसूत्र के इस स्पेस में जो स्पेस है, उस स्पेस में ये पदार्थ भरा रहता है और इसको मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी नॉन जेनेटिक होता है, आनुवंशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेशंस में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, इसके बाद में जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमोनीमेटा या क्रोमोनीमा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस गुणसूत्र में एक्चुअल में ये डीएनए का फाइबर है, डीएनए का फिलामेंट है और इसके अंदर असेंबली हो जाती है, इसके अंदर न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होती है स्टोन के साथ, फिर और सुपर कॉइलिंग होती है। तो जो जो कॉइलिंग होती है इन फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब सिंगल फाइबर है तब तो इसको क्रोमोनीमा बोलेंगे, यानी इसके अंदर दो क्रोमोनीमा है और दोनों क्रोमोनीमा को सामूहिक रूप से क्रोमोनीमेटा के नाम से जाना जाएगा। तो इसके अंदर ये जो रेड कलर में जो मैंने लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ क्रोमोनीमेटा। और इस क्रोमोनीमेटा में जो कॉइलिंग होती है, ये कॉइलिंग दो प्रकार की पाई जाएगी। एक तो पैरानेमिक प्रकार की, एक प्लिक्टोनेमिक प्रकार की। पैरानेमिक कॉइलिंग में क्या होता है कि ये जो दोनों जो फिलामेंट हैं ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। और प्लिक्टोनेमिक कॉइलिंग जो होती है ये उसी तरह होती है जैसे कोई रस्सी में, जेवड़ी में जैसे अपने दोनों जो दाने हैं उनको गूंथ दिया हो। तो दो रस्सी है, उसको जैसे अपन बंट दे रहे हैं, बंट दे के आपस में वो इस तरह की स्पाइरली एक दूसरे के चारों ओर कॉइल्ड हो जाती है। तो प्लिक्टोनेमिक कॉइलिंग है, ये रस्सी के जैसी रचना है। पैरानेमिक कॉइलिंग है, ये बहुत ईजी है। और पैरानेमिक कॉइलिंग में दोनों क्रोमोनीमा को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्लिक्टोनेमिक कॉइलिंग ये बहुत टाइट है, इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और अलग अलग सेल डिवीजन में अलग अलग तरह की कॉइलिंग देखने को मिलती है। तो जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं या जिनके अंदर सूत्री विभाजन होता है, उन कोशिकाओं में सामान्यतया पैरानेमिक प्रकार की कॉइलिंग पाई जाएगी इन सोमेटिक सेल्स। और सेल्स विच अंडरगो फॉर माइटोटिक डिवीजन रिप्रेजेंट्स द पैरानेमिक टाइप ऑफ कॉइलिंग। जितनी भी जर्म सेल्स हैं, जितनी भी वो सेल जिनके अंदर रिड्यूस डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है और सूत्री विभाजन होता है, उनके अंदर प्लिक्टोनेमिक प्रकार की कॉइलिंग पाई जाती है। तो मियोटिक सेल जो होती है, या जिन कोशिकाओं में गैमीट का प्रोडक्शन होता है या जिन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है, उनके अंदर प्लिक्टोनेमिक प्रकार की कॉइलिंग देखने को मिलती है। तो गुणसूत्रों में क्रोमोनीमा में दो तरह का कुंडलन ये देखने को मिलेगा, कई कोशिकाओं में पैरानेमिक प्रकार का और मियोटिक सेल्स में प्लिक्टोनेमिक प्रकार का। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज क्रोमेटिड। ये पूरा गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जहाँ पर सेंट्रोमियर नामक रचना पाई जाती है और इस सेंट्रोमियर से दोनों भुजाओं के जो क्रोमोनीमेटा है ये यहाँ पर आके अटैच होता है। अब इस सेंट्रोमियर के दोनों ओर की जो भुजाएं होती है, ये भुजा क्रोमेटिड के नाम से जानी जाती है। जैसे एक ये क्रोमेटिड हो गया, इसी तरह इधर वाली जो भुजा है ये क्रोमेटिड है। तो सेंट्रोमियर के दोनों ओर की जो आर्म है, उन आर्म को क्रोमेटिड के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्रोमोमियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब नॉर्मल माइक्रोस्कोप में यदि अपन देखें या थोड़े हाई पावर के माइक्रोस्कोप में अपन देखें तो मेटाफेज स्टेज में जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता है
उसमें क्या होगा, ये जो क्रोमोनिमेटा के जो फाइबर्स हैं इसमें बीच बीच में दानेदार रचनाएं पाई जाती है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, नोडुलेटेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और ये गांठदार जो रचनाएं होती है ये क्रोमोमियर्स के नाम से जानी जाती है। दो क्रोमोमियर के बीच का जो पार्ट होता है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू क्रोमोमियर, इसको इंटरक्रोमोमियर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। द पार्ट विच इज प्रेजेंट between two chromomere is called as interchromomere। और क्रोमोमियर है वो एक प्रकार के लॉकस है। लॉकस का मतलब क्या हुआ, लॉकस इज दैट पॉइंट वेयर ए जीन इज प्रेजेंट और एलील इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर जितनी भी ये दानेदार जो रचनाएं हैं, इट मीन्स ये जीन की लोकेशन है। मान लो एक गुणसूत्र में सपोज 500 ये आपको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इट मीन्स इस क्रोमोसोम में 500 जीन है वो प्रेजेंट है। और दो जीन के, दो क्रोमोमियर के बीच का जो पार्ट होगा वो इंटर क्रोमोमियर्स कहलाएगा। और इंटर क्रोमोमियर होता है वो जनरली नॉन सेंस टाइप का होता है। तो जीन की लोकस से, जीन की लोकेशन से रिलेटेड ये रचनाएं होती है और इनको क्रोमोमियर के नाम से जाना जाता है। इनकी और डिटेल यदि स्टडी करनी हो तो फुल्जन स्टेन करते हैं इसमें, फुल्जन पॉजिटिव है, फुल्जन नेगेटिव है। अब फुल्जन पॉजिटिव है, इस मीन्स इसका मतलब यहाँ पर डीएनए है बहुत ज़्यादा है। फुल्जन नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ पर डीएनए के अमाउंट है बहुत कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब प्रत्येक क्रोमोसोम में ये एक संकीर्ण खांच नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है इसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और ये जो पार्ट है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इस एरिया की जो डिटेल स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट की, ये डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट की है। दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और हाई पावर के माइक्रोस्कोप में इनको स्पेशल स्टैनिंग टेक्निक के द्वारा रंगने के बाद में यदि इस जोन को देखें तो इस जोन में 3 मेन एरियाज हैं वो दिखाई देती है। एक तो बीच में सेंट्रल जोन, एकदम बीच में सेंट्रल जोन, इसकी संख्या 1 होगी। और सेंट्रल जोन में एक छोटी ग्रेन्यूल्स भी पाई जाती है, इसको काइनोसोम बोलते हैं। सेंट्रल जोन के दोनों तरफ एक एक जोन और होता है, इसको मिडिल जोन बोलते हैं। मिडिल जोन की संख्या 2 होती है। और मिडिल जोन के बाहर जो जोन है इसको बोलते हैं आउटर जोन। आउटर जोन की संख्या भी 2 होती है, एक इधर एक इधर। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसमें कुल मिला के 3 तरह के जोन हो गए, सेंट्रल जोन, मिडिल जोन, आउटर जोन। लेकिन संख्या इनकी 5 होगी। 5 संख्या कैसे होगी? सेंट्रल जोन इसकी संख्या 1 है, मिडिल जोन की संख्या 2 है, आउटर जोन की संख्या 2 है। और सेंट्रल जोन जो होता है उसमें ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, इसको काइनोसोम के नाम से जाना जाता है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होता है। जिन क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होगा, जिनके अंदर सेंट्रोमियर नहीं होगा, उन क्रोमोसोम में सेल डिवीजन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उनका सेल में मेटाबॉलिज्म हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड है वो एनर्जी प्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर और सेंट्रोमियर की लोकेशन के आधार पर गुणसूत्रों का क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे हो सकता है। पहला बेसिस तो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर।
तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार में आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहली जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। अब मान लो किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एब्सेंट हो तो ये गुणसूत्र कहलाता है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज एब्सेंट इट इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक। ए मीन्स एब्सेंट, सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर। तो इस तरह के जो क्रोमोसोम होंगे उनके अंदर सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है और ऐसे क्रोमोसोम का सेल डिवीजन में कोई रोल नहीं है। इनको लास्ट में मेटाबॉलिज्म होगा, एटीपी प्रोडक्शंस में ये भाग लेंगे, एनाफेज मोमेंट इसमें नहीं होती है। तो ऐसे गुणसूत्रों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और इस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के दौरान निर्मित हो जाता है। जिन क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर हो ऐसे गुणसूत्र कहलाते हैं मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम इन विच one centromere is present they are called as monocentric chromosome। और जनरली 99% केस में जितने भी गुणसूत्र होते हैं उनमें एक सेंट्रोमियर होता है और इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, एनाफेज मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जिन गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की संख्या 2 हो ये कहलाते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। Chromosome in which 2 centromeres are present they are called as dicentric chromosome। और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं ये भी क्रोमोसोम म्यूटेशंस के दौरान ही डेवलप होते हैं। ये कैसे होंगे? मान लीजिए 2 क्रोमोसोम हैं, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट बिना सेंट्रोमियर का टूट के दूसरे गुणसूत्र में गया और दूसरे गुणसूत्र में बदले में सेंट्रोमियर वाला पार्ट टूट के आ गया। तो परिणाम क्या होगा? एक गुणसूत्र में तो 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे, दूसरे गुणसूत्र में सेंट्रोमियर टोटली एब्सेंट होगा। तो जब भी सेल में डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है उसमें एक गुणसूत्र डाइसेंट्रिक हो जाएगा और दूसरा गुणसूत्र एसेंट्रिक हो जाएगा। 2 से ज़्यादा यदि सेंट्रोमियर हों उस केस में इसके लिए शब्द यूज होगा पॉलीसेंट्रिक। पॉली मीन्स मैनी। तो गुणसूत्रों में जब सेंट्रोमियर की संख्या 2 से भी ज़्यादा हो उस केस में इसको पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के पैरेलल है और पैरेलल होते हैं तो उनको फिर लोकेट करना बहुत टिपिकल है। जैसे मान लीजिए जंगल में टाइगर जैसे चल रहा है सपोज, अब टाइगर के अंदर वर्टिकल यूं धारियाँ होती है काले रंग की ब्राउन कलर की, और उसी जंगल में ब्राउन कलर के जो घास है उसके स्टेम हैं वो लगे रहते हैं। अब उस वर्टिकल ग्रास में जब टाइगर चलता है तो कई बार डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है क्योंकि पता ही नहीं चलता है, कैमोफ्लेज टाइप का। तो जब सेंट्रोमियर वर्टिकली लोकेट हो तब उसको लोकेट करना बहुत टेढ़ा काम है और इस तरह के जो गुणसूत्र होते हैं ये डिफ्यूज्ड के नाम से जाना जाता है या डिफ्यूज्ड सेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की संख्या की बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। एसेंट्रिक ए मीन्स एब्सेंट, मोनोसेंट्रिक जब एक सेंट्रोमियर हो, डाइसेंट्रिक जब 2 सेंट्रोमियर हो, पॉलीसेंट्रिक जब 2 से ज़्यादा सेंट्रोमियर हो, डिफ्यूज जब सेंट्रोमियर की लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो, डिटेक्ट नहीं हो। इसी तरह सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर भी गुणसूत्रों का क्लासिफिकेशन होता है और इस बेसिस पे गुणसूत्र की एक टाइप होती है मेटासेंट्रिक। ये इस फिगर में मैंने दिखाई है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमियर जो होता है वो गुणसूत्र के एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। इन सच टाइप क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट मिडिल पॉइंट। अभी सेंट्रोमियर के ऊपर की भुजा सेंट्रोमियर के नीचे की भुजा दोनों की लंबाई बराबर है और इस तरह के जो गुणसूत्र होते हैं वो मेटाफेज स्टेज में वी की आकृति के दिखाई देते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच प्रेजेंट हो, इस तरह के गुणसूत्रों को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है।
सेकेंड टाइप इसमें होती है सब मेटासेंट्रिक। इस तरह के क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमियर के एक तरफ की भुजा तो छोटी है, वन आर्म इज स्मॉल, और दूसरी तरफ की जो भुजा है ये बड़ी होती है। इस तरह के गुणसूत्र सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाने जाएंगे। और मेटाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये एल की आकृति के दिखाई देते हैं, ये क्रोमोसोम वी की आकृति के दिखाई देते हैं, ये एल की आकृति के दिखाई देते हैं। तो सेल डिवीजन की जब स्टडी करते हैं तो उसमें इन क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ईजी है। तीसरी टाइप होती है एक्रोसेंट्रिक। हाँ, एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर के एक तरफ की भुजा तो बहुत छोटी है और एक तरफ की भुजा बहुत लंबी है। वन आर्म इज वेरी स्मॉल एंड वन आर्म इज वेरी लार्ज। या यूं कहें, इस तरह के गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर सब टर्मिनल पोजीशन में होता है, उपांतिम स्थिति में होता है। और इस तरह के जो गुणसूत्र होंगे इनको एक्रोसेंट्रिक के नाम से जाना जाएगा। और चौथी टाइप जो होती है दैट इज टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, एक तरफ सेंट्रोमियर है, एक तरफ भुजा पाई जाती है। भुजा एक तरफ है, एक तरफ भुजा नहीं है। और इस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं ये मेटाफेज स्टेज में, जैसे इंग्लिश में आई होता है, आई की तरह ये दिखाई देता है। तो ये सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पे चार प्रकार हो सकते हैं। मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर बीच में है, सब मेटासेंट्रिक जिसमें बीच से थोड़ा हट के एक भुजा छोटी होगी, एक भुजा बड़ी होगी। एक्रोसेंट्रिक में एक भुजा बहुत छोटी होती है, एक भुजा बहुत बड़ी होती है। और टीलोसेंट्रिक में भुजा केवल एक तरफ ही पाई जाती है। और इस तरह के जो गुणसूत्र होते हैं ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के दौरान बनते रहते हैं। क्रोमोसोम की जो शेप है वो वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। और इस तरह की शेप में जब वेरिएशन होता है इट मीन्स इवोल्यूशन चल रहा है। क्योंकि सेल में एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में क्या होता है, जैसे सेंट्रोमियर की एक तरफ की भुजा और इधर वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को यदि भाग देंगे तो वो इंडेक्स रेशो कितना आ रहा है, वो रेशो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अपने ह्यूमन में देखें तो 3 तरह के गुणसूत्र जैसे देखने को मिलेंगे। और यदि इंडेक्स सेम है इट मीन्स ये कैरियोटाइप सिमेट्रिकल टाइप का है। यदि इंडेक्स अलग अलग प्रकार का है इट मीन्स ये कैरियोटाइप एसिमेट्रिकल प्रकार का है। और सिमेट्रिकल कैरियोटाइप यदि किसी एनिमल में, किसी स्पीसीज में मिल रहा है इट मीन्स उस स्पीसीज में इवोल्यूशन है वो स्टॉप हो गया है, इवोल्यूशन स्टैग्नेंट हो गया है, उसके अंदर कोई नई वेरिएशंस डेवलप नहीं हो रही है, कोई नए करेक्टर्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। इसलिए इवोल्यूशन के लिए इस इंडेक्स में चेंजिंग है वो बहुत ज़रूरी है। अपने ह्यूमन में जैसे इवोल्यूशन चल रहा है, हालांकि इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है, एक नई स्पीसीज बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष चल जाते हैं। ह्यूमन की जैसे इसमें 5 रेसेस हैं, 5 नस्लें हैं, 5 उपजातियां हैं, एक छठी नस्ल ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो रही है। तो आने वाले दिनों में जो ऐसा मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे पैदा होंगे उनमें सिर पे जैसे बाल नहीं होंगे, दांत नहीं होंगे, दोनों आंखों के बीच में जो अंतराल है ये कम हो जाएगा। अभी तो आपकी विजन है, आप इतने एंगल से देख सकते हो, लेकिन जब आंखों के बीच में जब गैप कम हो जाएगा तो आप केवल स्ट्रेट डायरेक्शन में देख सकते हो। आपको लेफ्ट साइड में देखना है तो आपको गर्दन घुमानी पड़ेगी। अभी तो आप क्या है, एक निश्चित एंगल तक ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो बिना सिर को हिलाए हुए। तो ये सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब कई बार क्या होता है, गुणसूत्रों में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो है ही जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा और खांच भी पाई जाती है जैसे ये खांच है, दिस ग्रूव, इसी तरह यहां पर ये जैसे खांच है, लेकिन इन खांच के अंदर सेंट्रोमियर नामक रचना नहीं है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा
जब गुणसूत्र में और खांच प्रेजेंट हों और कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट हों, वो रचनाएं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानी जाती है। लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में सेंट्रोमियर नामक रचना अनुपस्थित होती है। अब इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला भाग यदि केंद्रिका से जुड़ा हो, इफ द रीजन beyond the secondary constriction is associated or attached with nucleolus, then this region is called as NOR, यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो जिन गुणसूत्रों में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला भाग यदि केंद्रिका से जुड़ा हो तो इस भाग को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से जाना जाता है, NOR के नाम से जाना जाता है। और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो होता है ये सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो डीएनए है, इस भाग में जो डीएनए है ये राइबोसोमल आरएनए के निर्माण से संबंधित होता है। जैसे अपने ह्यूमन के केस में यदि देखें तो अपनी बॉडी में केवल 5 गुणसूत्र ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है। इसके अंदर जैसे 13 नंबर का गुणसूत्र है, 13 नंबर, 14 नंबर का क्रोमोसोम है, 15 नंबर का क्रोमोसोम है, 21 नंबर का क्रोमोसोम है, 22 नंबर का क्रोमोसोम है। केवल ये 5 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये 5 गुणसूत्र ऐसे हैं जो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करते हैं। बाकी डीएनए तो एमआरएनए भी बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा। प्रोकैरियोट के केस में थोड़ा डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में तो क्या होता है, सेम डीएनए तीनों आरएनए को सिंथेसाइज करता है, लेकिन यूकैरियोट में क्रोमोसोम के अलग अलग रीजन्स के जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग आरएनए का संश्लेषण करते हैं। लेकिन आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में पाने वाला जो डीएनए है वही करता है। अब कई बार सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाला भाग न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन ये गोलाकार होता है और ये गोलाकार रचना सैटेलाइट के नाम से जानी जाती है। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट प्रेजेंट हों उन गुणसूत्रों को भी सेट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम्स which were having satellites are called as set chromosome और satellite chromosomes। और सेट शब्द जो है ये स्टेनिंग की बेसिस पे भी है। सेट का अर्थ है साइनो एसिडो थाइमो न्यूक्लिनिको। तो जब इस पर्टिकुलर डाई से ये रीजन जब स्टेन हो जाता है तो माइक्रोस्कोप में इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सेट मीन्स साइनो एसिडो थाइमो न्यूक्लिनिको। लेकिन नॉर्मली इसको सैटेलाइट क्रोमोसोम्स या सेट क्रोमोसोम्स के नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज टीलोमियर। टीलोमियर क्या होगा? क्रोमोसोम्स का एकदम टर्मिनल जो पार्ट है ये टीलोमियर के नाम से जाना जाता है। और इस टीलोमियर के बाहर भी डीएनए है वो निकला हुआ रहता है, जिसको टीलोमेरिक डीएनए बोलते हैं। और ये टीलोमेरिक डीएनए जो होता है हर सेल डिवीजन के बाद में छोटा होता जाता है। टीलोमियर जब एक निश्चित लिमिट से छोटा हो जाएगा उस सेल्स के अंदर डिवीजन रुक जाएगा। और सेल का जब डिवीजन रुक गया तो वो सेल बूढ़ी हो जाती है, वो सेल निष्क्रिय हो जाती है, वो सेल नॉनसेंस हो जाती है, वो सेल वेस्टिजियल हो जाती है, उस सेल का कोई अस्तित्व नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है। तो अपने ह्यूमन में सामान्य रूप में जो कोशिकाओं की डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है, उस नेचुरल डेथ में इस टीलोमेरिक डीएनए का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर विभाजन के बाद में टीलोमेरिक डीएनए छोटा हो जाएगा। और टीलोमेरिक डीएनए जो एक पर्टिकुलर साइज से छोटा हो जाएगा तो वो सेल फिर निष्क्रिय हो जाएगी, उसमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। और सेल डिवीजन स्टॉप हो गया इट मीन्स उस सेल की डेथ होनी है। तो अपनी बॉडी में हर सेल की डेथ होती है सिवाय ब्रेन सेल को छोड़कर। ब्रेन सेल जितनी पैदा होते समय होती है बच्चे के, उतनी नर्व सेल्स आदमी जब मरता है तब प्रेजेंट होती है। हाँ, नर्व सेल की पारगम्यता धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि सेल बूढ़ी होती है। यदि नर्व सेल में माइटोसिस होता
तो आदमी की मेमोरी 100 साल में भी वही होती जो 20 साल के बच्चे में होती है। लेकिन बॉडी की जो और सेल्स है इनकी रोज़ाना डेथ होती है, और नेचुरल डेथ की जो परिघटना है ये एपोप्टोसिस के नाम से जानी जाती है। मैं भी जब ये मेरा व्याख्यान ख़त्म करूँगा तो मेरी बॉडी की 80 लाख कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब मैं रेस्ट करूँगा, अच्छी डाइट लूँगा, तो नाइट के अंदर ये 80 लाख सेल मेरी वापस बन जाएगी। तो अपनी बॉडी में इनपुट आउटपुट ये निरंतर चलता रहता है। अपने इंटेस्टाइन में रोज़ाना करोड़ों सेल्स की डेथ होती है, अपने ब्लड में रोज़ाना करोड़ों आरबीसी की डेथ होती है, अपने स्किन में रोज़ाना ये खोरा उतरता है, डेंड्रुफ नीचे से मृत कोशिकाएं उतरती रहती है, नीचे से नई सेल्स आती रहती है। लेडीज़ में जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के अंदर हर मंथ है वो सेल्स की रिपेयरिंग होती है, पुरानी सेल्स बॉडी के बाहर निकल जाती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, और हर एनिमल्स में, हर प्लांट्स में ये परिघटना है वो चलती रहती है। तो आजकल इस टीलोमेर पे बहुत रिसर्च हो रही है, और साइंटिस्ट का ये प्रयास चल रहा है कि आदमी जब बूढ़ा हो या आदमी की सेल जब डिवाइड होना बंद हो जाए, उसमें इसके टीलोमेर के डीएनए को लंबा कर दें, और टीलोमेरिक डीएनए जब लंबा हो गया तो वो सेल एक तरह से रिजुविनेट हो जाती है, और उसमें सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो वापस डेवलप हो जाती है। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है एक इसका क्रोमोसोम्स का। अब इस क्रोमोसोम में ये जो फिलामेंट है डीएनए है, अब डीएनए की पैकिंग कैसे होती है? तो पैकिंग है वो न्यूक्लियोसोम के रूप में होती है, हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट में तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर डीएनए भी है, डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, और हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 तरह की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। तो यहाँ पर H2A, H2B, H3, H4 इन 4 प्रोटीन के 2 सेट मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं 8 प्रोटीन्स का, 4 प्रोटीन ऊपर 4 प्रोटीन नीचे, और इसके चारों ओर डीएनए जो होता है वो लिपटा हुआ रहता है। तो 8 हिस्टोन और इसके चारों ओर लिपटा हुआ डीएनए ये न्यूक्लियोसोम के नाम से जाना जाता है, और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको लिंकर डीएनए बोलता है। उस लिंकर डीएनए से H1 हिस्टोन है वो जुड़ी रहती है। तो सबसे पहला ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूक्लियोसोम्स का, इस ऑर्गेनाइजेशंस में इस फिलामेंट की जो मोटाई है ये होती है 2 नैनोमीटर। ये जो 2 नैनोमीटर का फिलामेंट है इसमें न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोसोम युक्त जो फिलामेंट है ये वापस फिर सुपर कॉइल होता है, इसके अंदर कॉइलिंग होती है, और इसमें जब कॉइलिंग होती है तो इसका डायमीटर 11 नैनोमीटर हो जाता है, इसकी थिकनेस। फिर इसके अंदर और सुपर कॉइलिंग होती है तो इसकी थिकनेस हो जाती है 30 नैनोमीटर। इसके अंदर और जब कॉइलिंग होगी, सुपर कॉइलिंग होगी, इसका थिकनेस हो जाती है 300 नैनोमीटर। इसमें और आगे कॉइलिंग चलेगी, इसकी थिकनेस हो जाती है 700 नैनोमीटर, और लास्ट में फाइनल स्टेज में इसकी थिकनेस हो जाती है 1400 नैनोमीटर। तो 1400 नैनोमीटर की जो थिकनेस है ये एक्चुअल में क्रोमोसोम्स की है, और ये 2 नैनोमीटर की जो थिकनेस है ये न्यूक्लियोसोम युक्त फिलामेंट की है। और इससे पहले डीएनए होता है, तो डीएनए जो होता है उसका डायमीटर आप जानते ही हो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान है, इसको न्यूक्लियोसोम पैकिंग भी बोलते हैं। इस पर भी एक अलग से लेक्चर बनेगा, क्योंकि इतनी डिटेल में न्यूक्लियोसोम की असेंबली और न्यूक्लियोसोम की पैकिंग कैसे होती है वो मैं यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है एक गुणसूत्र का। अब इसका केमिकल मेकअप यदि देखें अपन, केमिकल कंपोजिशन, हालांकि वो न्यूक्लियस के चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन है वो 5 तरह की है, H1, H2A, H2B, H3, H4। इसके अलावा और क्षारीय प्रोटीन भी हैं, जैसे प्रोटेमिन्स हैं। इसके अलावा इसमें मैट्रिक्स है, ये प्रोटीनेसिस होती है।
लेकिन मेन जो कंपोनेंट है उसमें डीएनए और हिस्टोन। अब फंक्शंस जो है, अब चूंकि गुणसूत्र में डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, तो जितने भी आनुवंशिक लक्षण हैं, जितने भी हेरिडिटी फीचर्स हैं, वो हेरिडिटी फीचर्स इन क्रोमोसोम्स के द्वारा ही बियर होते हैं। और गुणसूत्र है वो वंशागति करता है, इनहेरिटेंस करता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों का जो ट्रांसमिशंस हैं वो क्रोमोसोम्स के द्वारा ही होता है। तो क्रोमोसोम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है, इसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, इसके डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है, आरएनए में ट्रांसलेशंस के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर में ये पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्रोमोसोम है ये बहुत ही मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी की, और इनकी स्ट्रक्चर में जरा सी भी कमी बेसी हो जाए तो आदमी की पर्सनैलिटी, आदमी की फिजियोलॉजी, आदमी का व्यवहार है, उसका चाल ढाल है, वो टोटली चेंज हो जाता है। अपने शहर में भी मैं कई बार घूमने निकलता हूँ तो अलग अलग मॉलों में सिंड्रोम वाले व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। कम से कम 50 आदमी यहाँ पर मैंने देखे। किसी में डाउन सिंड्रोम है, किसी में टर्नर सिंड्रोम है, किसी में एडवर्ड सिंड्रोम है, किसी में और कोई एबनॉर्मलिटी है। ये सारी एबनॉर्मलिटी गुणसूत्रों की संख्या में कमी बेसी के कारण होती है। क्रोमोसोम पर जिन की संख्या में कमी बेसी होती है उसके कारण ये सिचुएशन है वो डेवलप हो जाती है। और कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं, वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के रूप में प्रोपेगेट होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया की जो डिजीज है। तो ये एक नट सेल में आज का अपना व्याख्यान क्रोमोसोम्स। और एक बार मैं इसको फिर समरी के रूप में मैं रिपीट कर दूं। क्रोमोसोम्स का अर्थ होता है कलर बॉडी। डिप्लॉइड सेल में जो संख्या होगी वो सोमेटिक नंबर कहलाएगी, गैमेट में जो संख्या होती है वो गैमेटिक नंबर कहलाएगी, और प्रत्येक एनिमल्स में इनकी संख्या कांस्टेंट है, या यूँ के गुणसूत्रों की संख्या जाति विशिष्ट है। और इसकी स्ट्रक्चर में ये मेन 8 कंपोनेंट होते हैं। पेलिकल जो सबसे आउटर मोस्ट है, इनहेरेंट प्रकार का होता है, नॉन जेनेटिक होता है। इसमें जो मैट्रिक्स फिलअप होती है ये भी नॉन जेनेटिक होती है। इसमें जो फिलामेंट हैं ये क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। सेंट्रोमियर के दोनों ओर की भुजा ये क्रोमेटिड के नाम से जानी जाती है। सेंट्रोमियर है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोमियर की संख्या की बेसिस पे, सेंट्रोमियर की लोकेशन की बेसिस पे गुणसूत्रों का क्लासिफिकेशन होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा जो कोई खांच हो इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला भाग यदि न्यूक्लियोलस से जुड़ा हो तो इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ नहीं हो, केवल स्पेरिकल स्ट्रक्चर हो और सेट डाई से ये अभिरंजित हों तो इसको सेटेलाइट के नाम से जाना जाता है। और टीलोमियर है ये क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट है, और इससे डीएनए का फिलामेंट है वो बाहर निकला रहता है, जिसको टीलोमेरिक डीएनए बोलते हैं। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और मुझे आशा है कि ये व्याख्यान ये आपके समझ में आया होगा। और फिर भी किसी तरह कोई क्वेरी हो तो आप निसंकोच व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, चैनल के इनबॉक्स के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप निसंकोच अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू very much.